हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इकोनॉमिक्स आईक्यू पर। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है आपका नेशनल इनकम और कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। और आज हम इस टॉपिक में ये जानेंगे कि जीडीपी क्या होता है, उसके मेथड्स कितने होते हैं कैलकुलेट करने के, और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि जीडीपी आपका होता क्या है। जीडीपी गाइस क्या होता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड ऑफ कंट्रीज। मतलब एक साल के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर एक साल के अंदर, तो उस यदि हम उसकी मॉनेटरी वैल्यूज इन द टर्म्स ऑफ रुपीज हम यदि नाप दें तो उसको हम कहते हैं जीडीपी। कैलकुलेट एग्ज्यूम करो कि हमने एक लैपटॉप का 10 लैपटॉप का प्रोडक्शन किया पूरे साल के अंदर, और जिसकी एक की कॉस्ट आपकी मान लो आपकी 50,000 रुपये है, और उसी पे आपने एक कुछ 20 फर्नीचर्स बनाए, और 20 फर्नीचर की जो एक फर्नीचर की जो कॉस्ट है इसमें 10,000 रुपये है। तो इन द टर्म्स ऑफ मनी कितने का आपने टोटल लैपटॉप का मनी इन द टर्म्स ऑफ मनी में कितना रुपीज हो गया आपका? ये लगभग 5 लाख के अराउंड। और इसमें देखोगे तो आपका ये हो गया आपका अराउंड 2 लाख के आसपास। तो टोटल आप कह सकते हो कि 7 लाख का हमारा जीडीपी आपका हो चुका है इन द टर्म्स ऑफ रुपीज। तो यही होता है। अब जीडीपी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी आती है जो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करती है हम लोगों के अंदर, और वो है हमारा कुछ ये जीडीपी नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। जैसे कि आपका यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला है जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर प्राइस। तो इनके नाम में बस थोड़ा सा फर्क होता है और उसका वही फर्क हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रॉस और नेट से। हिंदी में सकल और शुद्ध कहते हैं। तो याद करना बच्चों कि जब भी हम किसी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें उसकी ग्रॉस और नेट के होता है। तो इसमें इसका जो पंगा होता है वो होता है आपका डेप्रिसिएशन से। तो अब डेप्रिसिएशन क्या है? तो डेप्रिसिएशन को हम हिंदी में कहते हैं आप लोगों का मूल्यह्रास। अब ग्रोस के अंदर क्या होता है कि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है और नेट में वो चीज नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि यदि मुझे ग्रोस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को क्या करूंगा, मैं माइनस कर दूंगा। और यदि मुझे नेट से वापस ग्रोस में आना है तो मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूंगा, क्योंकि नेट में डेप्रिसिएशन होता नहीं है और ग्रोस में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे ये बता दो कि डेप्रिसिएशन होता क्या। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जैसे कि आपने मान लो एक नया लैपटॉप खरीद के लाया, तो उसकी कॉस्ट मान लो 50,000 के अराउंड थी। तो आप देखोगे कि मंथ टू मंथ या ईयर टू ईयर उसकी प्राइस क्या हो जाती है, डिक्रीज होती रहती है। रीजन चाहे जो भी हो। तो इसकी मैं डेफिनेशन आपको डेप्रिसिएशन की लिखवा देता हूं कि जो डेप्रिसिएशन है इट इज द रिडक्शन in the value of fixed assets due to the efflux of time। जैसे जैसे समय बीतता है उसकी वैल्यू कम होती जाती है, ड्यू टू द वियर एंड टियर। जब हम चीज़ों को यूज करते हैं तो उसकी वजह से होता है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। और मे बी उसकी एक्सीडेंट, कोई चीज़ आप लाए और उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी वैल्यू में डेंट लग गया, तब भी उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डेप्रिशिएशन हो जाती है। तो हमें नेट के लिए डेप्रिशिएशन को माइनस करना है। तो क्लियर है गाइस? यहाँ तक आपको ग्रॉस और नेट में अब तो कन्फ्यूजन नहीं होगी, और होगी तो आप कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पे पढ़ते हैं आपका डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब होता है इंडिया के अंदर, और नेशनल का मतलब है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे बाहर से, कुछ इनकम बाहर से भी आती है, कुछ इनकम जो है हमारे यहाँ से बाहर भी जाती है। तो नेशनल का मतलब हो गया आपका नेशनल लेवल पर, और डोमेस्टिक हो गया इंडिया के अंदर। अब यदि आपको डोमेस्टिक से नेशनल के पास जाना है
यदि मान लो आपको डोमेस्टिक इनकम दी हुई है और आपको नेशनल इनकम निकालना है, तो इसमें हम ऐड करते हैं आपका NFIA, जिसको फुल फॉर्म है आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और यदि आपको नेशनल इनकम से आपको डोमेस्टिक इनकम के पास आना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का NFIA। अब NFIA का भी अपना, अब NFIA कभी कभी तो क्वेश्चन में आपको पूरा पूरा दिया होगा, लेकिन कभी कभी आपको क्या होगा कि NFIA आपको नहीं गिवन होगा, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका इनकम फॉर्मूला है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आप लोगों को आप समझ। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है कि विदेशों से जितनी इनकम आपके देश में आई है, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मतलब आपके देश से दूसरे देश में कहाँ गई है। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली आप फ्रॉम -2 भी करके याद रख सकते हो इस चीज को। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है कि मान लो आपने 10 मार्कर बनाए, और वो मार्कर की जो कॉस्ट लगी आपको, फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हो तो जो भी उसकी कॉस्ट लगी, उसकी लेबर चार्ज, उसकी लैंड लेबर, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जो खर्च किया आपका, वो जो प्राइस मिल के आया, मान लो आपने 20 रुपए पर कॉस्ट आपको एक मार्कर की पड़ी। अब वो मार्कर मार्केट में आप कितने में बेचोगे, ऑब्वियसली बात है 20 में तो नहीं बेचोगे, उस पर आपको गवर्नमेंट कुछ टैक्स लेगी। तो यदि आप इसमें टैक्सेस और सब्सिडी को प्लस माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस, और उसमें से माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका फैक्टर कॉस्ट। तो देखो, यदि आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, तो फैक्टर कॉस्ट क्या है, जो वो कॉस्ट जो फैक्ट्री के अंदर सिर्फ बनाने में लगा है प्रोडक्ट को। अब इसके अंदर यदि हम क्या करें, टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को यदि हम ऐड कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस आ जाएगा। और यदि मार्केट प्राइस से हमको किस पे जाना है, आपको फैक्टर कॉस्ट पे, तो क्या करेंगे हम, NFIA को माइनस कर देंगे, NIT को हम माइनस कर देंगे। और यदि कभी कभी क्वेश्चन में होता है कि यदि को नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, लेकिन कभी कभी नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको क्वेश्चन में दिया ही नहीं रहता है, तो आप क्या करोगे, निकालोगे। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला है आपका इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में आपकी सब्सिडीज, हिंदी में है इसका आपका शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, माइनस में आपका अनुदान। बच्चों आप लोगों को, मेरे को पता होगा कि आप इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जानते होंगे। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसको मतलब जिस पे पेमेंट की बर्डन किसी और पर होता है लेकिन पेमेंट कोई और करता है। जस्ट एग्जांपल आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक्चुअली में सेलर आपसे चार्ज करता है, पे तो गवर्नमेंट को आपको करना चाहिए, लेकिन आपके बिहाफ पे कौन पे करता है, सेलर आपसे कलेक्ट करता है, फिर सेलर गवर्नमेंट को पे कर देता है। तो हुआ ना, पेमेंट आपको करनी थी बट पेमेंट कौन कर रहा है, सेलर। तो ये होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अब कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो, अभी हमने कराया है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको GDP एट MP क्वेश्चन में गिवन है और आपको NNP एट FC निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, देखो मार्केट प्राइस से आपको जाना है फैक्टर कॉस्ट पे, तो हम क्या करेंगे, बताओ। तो हम करेंगे NIT को माइनस, फिर आपको डोमेस्टिक से जाना है नेशनल पर। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करते हैं, हम NFIA को ऐड करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर ग्रोस से हम किस पे जाना है, नेट पे। तो ग्रोस और नेट का पंगा क्या बताया था मैंने, डेप्रिसिएशन। तो ग्रोस में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी होता है, लेकिन हमें नेट निकालना है, तो हम डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, माइनस। देखो ये फॉर्मूले भी है, तो फॉर्मूले को लेकिन रटना नहीं है, समझना है कॉन्सेप्ट को। फिर अब देखो, अब GDP एट MP से क्या जाना है, NDP एट फैक्टर कॉस्ट पे। फिर से मार्केट प्राइस पे फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए NIT को माइनस।
फिर डोमेस्टिक से डोमेस्टिक जीडी तो सेम ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर जाना है ग्रोस से नेट पे, ग्रोस से नेट पे जाने के लिए माइनस में डेप्रिशिएट करेंगे। तो वर्ड टू वर्ड खेलो। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट अभी तब तो रट गया होगा आप लोग, NIT माइनस, फिर डोमेस्टिक से जाना है आपको नेशनल पर। तो डोमेस्टिक से नेशनल क्या बताया था, डोमेस्टिक आपका घरेलू इनकम और विदेशों की, तो आपको करेंगे NFIA को ऐड, और ग्रोस ग्रोस तो सेम ही है। अब यहाँ पे देखो नेट नेट सेम है, मतलब डेप्रेशन नहीं है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक भी सेम है, कोई दिक्कत थी, प्रोडक्ट तो सेम होता ही है। अब किसके जाना है, फैक्टर से मार्केट प्राइस में, तो क्या करेंगे NIT को हम ऐड करेंगे। तो कितना आसान है, बस वही है कि समझ में आनी चाहिए चीजें आप, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना, आपको समझ आ जाएगा। हैप्पी गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 3 मेथड होते हैं बच्चों। पहला है आपका वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है आपका इनकम मेथड, और तीसरा आपका एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड को हम हिंदी में कहते हैं मूल्य वृद्धि विधि। इसको हम एक और नाम से भी जाते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी बोल देते हैं। दूसरा है आपका आय विधि, और तीसरा है आपका व्यय विधि। अब नेशनल इनकम में क्या है कि नेशनल इनकम आप 3 मेथड है, तीनों इनकम से यदि फॉर्मूले से निकालते हो तो आंसर हमेशा आपका सेम आएगा, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर जितना आप प्रोडक्शन करते हो तो उतना ही लोग उसको कंज्यूम भी करेंगे, तो जितना एक्सपेंडिचर होता है उतना ही इनकम होता है, और उतना ही आपका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो कुल मिलाकर तीनों ही आपस में प्रोडक्शन, जितना आप प्रोडक्शन करोगे इकोनॉमी के अंदर उतना ही आपका एक्सपेंडिचर होगा, और जितना एक्सपेंडिचर करोगे उतना ही क्या होगा, आपकी इनकम होगी। तो इट मींस तीनों ही मेथड से जो आपका नेशनल इनकम आएगा वो आपको क्या हो जाएगा, इक्वल आएगा। अब हम बात करते हैं कि नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम क्या है। तो देखो बच्चों, नेशनल इनकम जो इनकम मेथड है, इसमें क्या है, नाम से मालूम है इनकम, यानी कि देश की जितनी भी इनकम है एक साल में, यदि वो सभी इनकम के सोर्सेस को ऐड कर दो आप, तो आपका निकल के आ जाएगा नेशनल इनकम। अब इनकम मेथड से यदि जिस फॉर्मूला आपको बताऊंगा, तो उस फॉर्मूले से जो आप फॉर्मूले से आंसर निकल के आता है इसके फैक्टर्स, तो आपका वो आता है NDP एट फैक्टर कॉस्ट। अब नेशनल इनकम मेथड क्या है, देखो वही लिखा है कि सम ऑफ द फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। हमारे घर देश के जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो देश में जितना भी पैसा कमाते हैं, और इनकम के सोर्सेस कितने होते हैं, ये 4 ही सोर्स है, आप लोगों को पता होगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं, नहीं पता तो बहुत बुरी बात है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं आपके लैंड, लेबर, कैपिटल, और एक होता है आपका एंटरप्रेन्योर। हमें ये 4 ही चीजें चाहिए होती है प्रोडक्शन करने के लिए। अब इन्हीं 4 से हमें आते हैं फैक्टर ऑफ इनकम जनरेट होता है। जैसे लैंड को क्या मिलता है, जमीन वाले को, इसको मिलता है रेंट। लेबर को क्या मिलती है, सैलरी और वेजेस। और कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और मालिक को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो हुआ ना। तो जो भी अब कोई भी चीज ले लो, इन्हीं 4 के अंदर आपको आएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसके फैक्टर्स पे। अब हम ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो फैक्टर्स ऑफ इनकम मेथड, तो टोटल फैक्टर्स बोलो, कंपोनेंट्स बोलो, तो कुल मिला के इनकम मेथड के होते हैं फैक्टर्स आपके 3। पहला होता है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जिसको हम बोलते हैं कर्मचारियों का पारिश्रमिक। इसका मतलब है कि जो लोग
किसी और के लिए काम करते हैं तो उनको बदले में जो पैसा मिलता है वो होता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। फॉर एग्जाम्पल अब ये 3 चीजों से मिलकर बनता है आपका, पहला सैलरी एंड वेजेस इन कैश, आप कहीं काम करते हो, जॉब करते हो या मजदूरी करते हो तो आपको कैश में सैलरी मिलती है वहां से। दूसरा आपकी सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा कैश ही मिले, कई सारे काम ऐसे भी होते हैं जहां पर सैलरी कैश के रूप में तो नहीं मिलती लेकिन बेनिफिट्स के रूप में मिलते, तो उन बेनिफिट्स भी कर्मचारियों का एम्प्लॉइज है। और तीसरा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब यदि क्वेश्चन में आपको कर्मचारियों का पारिश्रमिक दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो आप एक क्वेश्चन में 3 चीजें ढूंढोगे और इन तीनों को ऐड करोगे तब जाके आपको क्या बनेगा, कंपनसेशन एम्प्लॉइज का। तो कंपनसेशन एम्प्लॉइज का फॉर्मूला क्या हुआ, सैलरी और वेजेस इन कैश इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। यार ध्यान से वर्ड देखना, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ही आएगा। अब दूसरा जो फैक्टर है वो है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस का। ऑपरेटिंग सरप्लस 3 चीजों से मिलकर बना है, प्रॉफिट, रेंट और इंटरेस्ट। यदि क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो ये सारी चीजें हम इग्नोर करेंगे, लेकिन यदि ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया तो आप ये 3 चीजों ढूंढोगे और इन तीनों को ऐड करोगे। तो ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या हुआ, प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट। अब कभी कभी तो प्रॉफिट नहीं दिया रहता है, मैक्सिमम टाइम तो दिया होगा, बट कभी कभी ऐसा भी होगा प्रॉफिट नहीं दिया होगा। तो प्रॉफिट 3 चीजों से मिलकर बनता है जी। पहला आपका हो गया डिविडेंड, दूसरा रिटेन्ड अर्निंग, और तीसरा आपका हो गया कॉर्पोरेट टैक्स। अब थोड़ा थोड़ा समझ कर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डिविडेंड, जब आप किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो वहां से आपको डिविडेंड मिलता है, जिसको हिंदी में लाभांश बोलते हैं और इंग्लिश में डिविडेंड। रिटेन्ड अर्निंग, कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन खर्च नहीं करती है, उस पोर्शन को बचा के रखती है, तो उसको मिलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। और कॉर्पोरेट टैक्स हो गया कि गवर्नमेंट जो कंपनीज होती हैं वो अपने प्रॉफिट पे उनको टैक्स देना पड़ता है, तो गवर्नमेंट को वो टैक्स देते हैं अपना प्रॉफिट के पार्ट से, तो इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो ये तीनों चीजें क्या होती है, प्रॉफिट का पार्ट होती है। तो यदि ऑपरेटिंग सरप्लस में यदि कुछ भी ये सारी चीजें गिवन है तो आप सारी चीजों को ऐड करोगे, यदि प्रॉफिट नहीं दिया तो। अब इसमें जो लास्ट फैक्टर है वो है आपका थर्ड, मिक्स्ड इनकम का। अब जो इनकम इसके अंदर नहीं आई वो आपकी इसमें मिक्स्ड इनकम आ जाएगी। जैसे लोग कोई खेती करता है तो वो तो इनमें से किसी में नहीं आएगा। तो अब क्या होगा कि यदि आप फर्स्ट फैक्टर को, सेकंड फैक्टर को और थर्ड फैक्टर को, तीनों फैक्टर को जोड़ देते हो इनकम मेथड में, तो आपका निकल के आएगा क्या, एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट। और उसके बाद आप देखोगे कि आपको क्या निकालना है, उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस आप करोगे। आपको ऊपर बताया मैंने, क्रॉस नेट, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना, नेशनल से डोमेस्टिक पर आना। अब कुछ एग्जांपल्स करवा देता हूं आपको ताकि थोड़ा क्लियरिटी रहे। अभी क्वेश्चन देखो, तो कुछ एग्जाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। तो अब इसमें देखो क्या निकालना है आपको, एनएनपी एट एफसी। तो हमें पता है कि देखो इनकम के मेथड के ही सारे कंपोनेंट दिए, तो इनकम मेथड ही यहाँ पर अप्लाई होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको निकालना है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बताया आपको मैंने, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस में आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, अब प्लस में आपका मिक्स्ड इनकम। ये 3 चीजें क्वेश्चन में आपको ढूंढनी है। तो देखो कंपनसेशन एम्प्लॉइज भी नहीं दिया आपको, मिक्स्ड इनकम तो चलो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपको मिल गया। अब कंपनसेशन एम्प्लॉइज नहीं मिलेगा तो हमने क्या क्या कहा था कि आप क्वेश्चन में क्या ढूंढोगे, सैलरी ढूंढोगे,
वेजेस ढूंढोगे और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ढूंढोगे, 3 चीजें ढूंढोगे। ऑपरेटिंग सरप्लस में नहीं दिया तो क्या ढूंढोगे, प्रॉफिट ढूंढोगे, फिर रेंट ढूंढोगे, इंटरेस्ट ढूंढोगे और उसके बाद मिक्स्ड इनकम ढूंढोगे। तो देखते हैं क्या ये सारी चीजें दी हैं। देखो सैलरी और वेजेस आपको सेकंड वाला टर्म दे दिया है, तो यानी कि सेकंड को ऐड कर देंगे क्योंकि हम इसी से मिला के बनाते हैं। फिर क्या ढूंढना है, रेंट और इंटरेस्ट देखो एक साथ दे दिया, तो रेंट और इंटरेस्ट दे दिया, यानी कि आपका 5वां टर्म। क्या एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दिया क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो नहीं दिया, बहुत अच्छी बात है, यानी कि हमें वो लेना ही नहीं है, यही हो जाएगा हमारा। फिर प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट दिया है क्या, प्रॉफिट नहीं दिया तो प्रॉफिट के 3 टर्म्स बताए थे आपको, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि 6, 7 और 9, 6, 7 और 9। फिर रेंट और इंटरेस्ट एक साथ ही दिया हुआ है आपका 5वां टर्म। वेजेस एंड सैलरी तो हो गया था, और ये 5वां टर्म यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका, ठीक है, रेंट एंड इंटरेस्ट, बाकी चीजें हो गई। अब हम मिक्स्ड इनकम ढूंढना है, तो मिक्स्ड इनकम दिया है आपको 7वां टर्म। अब इनको ऐड कर दो तो आपका एनडीपेड फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो सेकंड में आपको दिया 600, आपको सैलरी एंड वेजेस दिया हुआ है और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दिया नहीं है। प्रॉफिट आपको 3 चीजों से निकालना है, तो कॉर्पोरेट टैक्स आपको 40 दिया है, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड डिविडेंड 40, 60 और 20। फिर अब रेंट एंड इंटरेस्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है 160 और आपको फिफ्थ रेंट इंटरेस्ट हो गया। और मिक्स्ड इनकम दिया है आपको 280, ऐड कर दो सबको, तो देखो कितना आ जाता है, तो 6 को 700, 800, 960, तो 6, 7, 2, 9, 10, 11, 1160 आ गया आपका एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट। आपको क्या निकालना है, एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट। वो कैसे निकलेगा जी, तो एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट आप निकाल चुके हो, अब इसमें से आप एनएफआईए को ऐड कर दो, क्योंकि हमें किससे जाना है, देखो सब कुछ तो सेम है, बस हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। तो एनडीपीएट आप निकाले हो 1160, माइनस में प्लस में एनएफआईए आपको माइनस में दिया, तो ब्रैकेट वाली जरूर करना, तो आपका ना 1140 करोड़ का जो आपका नेशनल इनकम। तो इस तरीके से आपको करना है, पार्ट बाय पार्ट करना और स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल गलती नहीं होगी, प्रैक्टिस करना। ये जो भी पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं हम लोग। तो इसमें देखो आप क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, तो सबसे पहले आपको सीओई ढूंढना है, सीओई नहीं दिया होगा तो आपको सैलरी वेजेस, आपको ये दिया हुआ है, निकालना है पहले एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट, तो सैलरी और वेजेस यानी कि आपका 8वां टर्म। फिर ढूंढना है, आप सैलरी वेजेस मिल गया, कंपनसेशन एम्प्लॉइज नहीं दिया हुआ, तो यानी कि प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, तो ये देखो 3 चीजें एक साथ में दी हुई है आपको, क्या कौन सा, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, तो ये वाले 3, ये हो जाएगा आपका 5, 6, 7, 5, 6, 7 और रेंट एंड इंटरेस्ट ढूंढना, तो ये दिया है आपको रेंट एंड इंटरेस्ट, यानी कि आपका 8 और 9। फिर ढूंढना है आपको मिक्स्ड इनकम, दिया अब नहीं दिया, जो चीज नहीं दिया उसके लिए नहीं जबरदस्ती करना है कि नहीं मिल लीजिए, नहीं दिया इग्नोर करो, आगे बढ़ो। तो एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट निकाल लो आप, 8वां टर्म आपको 150
एक बात 13वां टर्म आपको 350 सॉरी 350 प्लस में 5 आपको और कुछ दिया नहीं है, 5 100 50 50 फिर रेंट एंड इंटरेस्ट 150 एंड 100 और कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, 400 फिर 500 5 6 7 800 आपका ये हो गया। और एक्चुअली में क्वेश्चन में निकालना भी यही था, देखो NVA at FC और NVA at FC जो होता है वो NDP at फैक्टर कॉस्ट के इक्विवेलेंट होता है। तो ये लो, ये हमारा आंसर आपका आ गया। यूनिट लिखना मत भूलना क्योंकि इसका नंबर करते हो। तो ये बताओ 4 से 6 नंबर क्वेश्चन कितना फ्री के मार्क्स आ। अब हम अपने नेशनल गेम के सेकंड मेथड पर आते हैं, और जो हमारा सेकंड मेथड है वो है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि। तो इस मेथड में क्या है कि एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी खर्चे होते हैं, जो भी अब एक्चुअली में खर्च कौन कौन करता है, फर्म्स करती है, कंज्यूमर करता है, गवर्नमेंट करती है और कुछ एक्सटर्नल लोग करते हैं। यदि हम इन चारों के खर्चों को ऐड कर दें तो जो हमारा खर्च आएगा वो हमारा आएगा नेशनल इनकम बाय द एक्सपेंडिचर मेथड। थोड़ा सा एलोबरेट कर देते हैं। देखो, बाय दिस मेथड द टोटल सम एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स। भाई हम देखो बार बार फाइनल गुड्स आ रहा है। फाइनल गुड्स का मतलब जो सबसे लास्ट में गुड्स बना है वो, जिसमें जिसने बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया है, उसमें और एड अप कुछ नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? तो इसके कंपोनेंट्स आपके 4 हैं, और इस मेथड से बच्चों जो आंसर आता है वो आता है जीडी। इसके कंपोनेंट्स को ऐड करोगे तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट फैक्टर जो है वो है आपका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दूसरा जो है, अब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन में क्या है कि जो हाउस होल्ड है हमारे यहाँ पे, जो वो खर्चे करते हैं उन सभी के खर्चे, जैसे कि मिल्क पे खरीदा या कोई भी चीज जो कंज्यूमर खरीद रहा हो, सारे खर्चे आपके इसके अंदर आ जाएंगे। अगला, तो क्या सिर्फ खर्चे वही लोग करते हैं? नहीं, तो बाहर के लोग भी, सरकारें भी बहुत खर्च करती हैं। तो ये हो गया आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। थर्ड है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक, जो इन्वेस्ट किया जाता है। अब ये देखो, फर्स्ट सेकंड फैक्टर में आपको कंफ्यूजन होगा, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट क्वेश्चन में दिया होगा, लेकिन जो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा वो आपका थर्ड वाला फैक्टर कंफ्यूज करेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये जो है 2 कंपोनेंट से मिलके बनता है आपका। यदि मान लो क्वेश्चन में आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, लेकिन यदि नहीं दिया है तो क्या करोगे? तो आपको क्या दिया, उसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अब प्लस में आपका होता है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस में आपका ओपनिंग स्टॉक। तो आप जब ये फिक्स्ड होता है, सॉरी फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो आप जब क्वेश्चन करोगे तो ध्यान से देखना क्वेश्चन में गिवन क्या है, और ये भी देखना कभी कभी आपको ग्रॉस की जगह पे क्या देता है, नेट वैल्यू भी दे देता है। तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन होता है, नेट में डेप्रिसिएशन नहीं होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये चीजें। तो एक बार थर्ड फैक्टर फिर से बता देता हूं क्योंकि आप कंफ्यूजन करो। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस में आपका चेंज इन स्टॉक। ठीक है, और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में आपका ओपनिंग स्टॉक। अब इसका जो फोर्थ और लास्ट फैक्टर है वो है आपका नेट एक्सपोर्ट।
तो नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में एक्स माइनस एम भी हम लिख देते हैं। ठीक है गाइस, अब हम यदि चारों फैक्टर को जोड़ते हैं तो हमारा क्या निकल के आएगा, जीडीपी एट मार्केट में फर्स्ट फैक्टर को जोड़ दो जो कि आपका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर था, फिर आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर था, फिर आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन था और फिर आपका नेट एक्सपोर्ट था। चारों को जोड़ दिया जाए तो हमारा ये निकल के आता है। और फिर यदि आपको एनएनपी एट एफसी निकालना है तो फिर आप बड़े आसानी से निकाल लोगे कि जीडीपी एट एमपी निकालना है, एमपी से पहले एफसी पे जाएंगे तो इसके लिए हमें एनआईटी को माइनस करना पड़ेगा, फिर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो एनएफआई ऐड करना पड़ेगा, और ग्रोस से हमें किस पे जाना है, नेट पे जाना है तो हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। कितना आसान है। चलो एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो ये मैंने इजी क्वेश्चन लिया है, बाद में हम थोड़ा टफ भी क्वेश्चन उठाएंगे। देखो तो भाई हमने आपको सबसे इजी मेथड बताया है कि क्या करना है, पहले आपको जीडीपी एट एमपी निकालना है, चार फैक्टर ढूंढने हैं, आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस में गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और मिक्स्ड इनकम, सॉरी नेट एक्सपोर्ट। अभी चारों चीजें ढूंढिए तो देखो प्राइवेट पहले दिख गया, गवर्नमेंट आपको दिख गया, ग्रॉस डोमेस्टिक दिख गया, नेट एक्सपोर्ट दिख गया। तो ये चार चीजें जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कॉस्ट 2000 प्लस 700 प्लस 200 प्लस 300, चार चीज हो गया तो 7 2 9 3 12 यानी कि 3200 रुपये तो आपका ये हो गया। सही जोड़ा ना, अब आपको निकालना क्या, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है बच्चों, एनएनपी एट एफसी तो निकाल दो, वो तो अब तो बस कुछ बचा ही नहीं है, आपको एनआईटी माइनस करना है क्योंकि एमपी से एफसी पे जाना है, डेप्रिसिएशन एनएफआईए को ऐड करना है और ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम आपका कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल होता है। तो 3200, एनआईटी है आपका 50, एनएफआईए है आपका 400 और डेप्रिसिएशन आपका ये रहा, देखो कंजप्शन फिक्स्ड कैपिटल आपको 200 कर दो, आपको कितना होगा 32 4 36, 36 में से 2 34 यानी कि 33,050 करोड़ हमारा आंसर। तो कितना आसान है। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर से, हमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगा, कोई क्वेश्चन 2023 में आया 6 नंबर, इजी क्वेश्चन करते हैं। हमें सबसे पहले जीडीपी एट एमपी निकालना है, चार चीजें ढूंढनी है। क्या क्या ढूंढना है बच्चों, आपको ढूंढना है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब आपको याद करवा देंगे एकदम, नेट एक्सपोर्ट। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन आपको देखो 900 दिख गया यहाँ पर, ग्रॉस गवर्नमेंट का दिख गया आपको 400 यहाँ पर। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन देखो ये भी दिख गया आपको बहुत आसानी से 250। देखो फालतू चीजें बहुत सारी दी हुई क्वेश्चन में, वो हमें इग्नोर करना है, हमें सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा आप लोगों का। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना हमारा 250 हो गया। नेट एक्सपोर्ट दिया है क्या क्वेश्चन में, देखो देखो देखो, प्रॉफिट नेट इंपोर्ट दिया। देखो यहाँ बच्चे करेंगे गलती, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और आपको दिया है यहाँ पर नेट इंपोर्ट, तो यानी कि प्लस ना होके क्या होगा, माइनस होगा। तो 9 4 13 तो 15 5 15 9 4 13 तो 1550 और माइनस में इंपोर्ट होगा आपको कितना 30, तो ये आ गया आपका 1520 करोड़ आपका जीडीपी। और हमें निकालना है एनएनपी एट एफसी, तो वही जीडीपी एट एमपी निकाल चुके हैं, सॉरी जीडीपी एट एमपी निकाल चुके हैं, इसमें से 90 माइनस करेंगे, एनएफआई ऐड करेंगे, अब तो याद हो गया होगा। और फिर क्या करेंगे हम, आपको डेप्रिसिएशन को भी माइनस करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन तो कर देते हैं फटाफट से। 1520 माइनस का एनआईटी आपको 100 दिया हुआ है, एनएफआईए नेट फैक्टर को हम माइनस का 40 दिया है,
ब्रैकेट वर्ड जो जब भी कोई वैल्यू माइनस दी तो ब्रैकेट जोड़ यूज करना, और आपको माइनस का 20 दिया तो माइनस कर दीजिए। तो टोटल 160 माइनस करना है 1520 में से, तो कितना आ जाएगा 0 6 40 3 1360। आंसर गलत हो ही नहीं सकता यदि आप करते हो सही से। अब हमारा लास्ट मेथड है जो कि आता नहीं है, देख लो क्वेश्चन क्या आता है कि ना, एक कोई बड़ा सा क्वेश्चन आएगा उसको बोलेगा कि इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से क्या करो, आप उसको निकालिए। अब हमारा जो लास्ट मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम मूल्य वृद्धि विधि बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम भी है प्रोडक्ट मेथड यानी कि उत्पाद विधि। अब इसमें क्या है, ये मेथड में क्या है कि नेशनल इनकम इज द सम मनी वैल्यू, हमेशा देखो मनी वैल्यू तो आएगा, हमें क्वांटिटी से नहीं वैल्यू से मतलब, ऑफ द ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड। अब ये मेथड क्या होता है कि मान लो एक किसान था, उसने 1 kg प्रोडक्शन किया गेहूं का और उसकी कॉस्ट लगी 10 रुपए। अब उसने उसमें थोड़ी वैल्यू ऐड करके इसको पिसवा दिया मिल में और आटा बन गया, और जिसकी कॉस्ट हो गई आपकी अराउंड 20 पर kg। फिर उसने इसको यही नहीं रुका, वो ब्रेड बनाया उससे उसी और उसकी कॉस्ट वैल्यू और बढ़ा दी, और अब ये हो चुकी है आपकी 50 रुपए की। फिर इससे इसने केक बना लिया, तो वैल्यू कितने की हो गई 100 रुपए की। तो एक एक्चुअली मतलब प्रोडक्शन कितने का हुआ है, 100 का हुआ है, या फिर इन सबको मिला के हुआ है 10 20 30 50 80 180 का। तो जी नहीं, प्रोडक्शन एक्चुअली में कितने का हुआ है वैल्यू फाइनल, इसलिए हम वहां फाइनल गुड्स को लेते हैं। लेकिन ये मेथड क्या करता है कि जितनी वैल्यू ऐड हुई है सिर्फ उसको लेता है। तो फाइनल गुड्स के कंजप्शन की वैल्यू कितनी है 180, और आपने कितना आप लोगों ने वो किया है 80, तो आपको इंटरमीडिएट्स को माइनस कर देते हैं। तो एक्चुअली में प्रोडक्शन कितने का हुआ है 100 का हुआ है। तो इस मेथड में देखो आप जीडीपी एट एमपी निकलता है इस मेथड से, जिसको हम GVA एट एमपी भी बोल देते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजप्शन, यानी कि जितना भी आपका उत्पाद का मूल्य जो होगा उसको उत्पादन मूल्य, अब माइनस में मध्यवर्ती वस्तुओं को माइनस कर दोगे आप। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब कि आपकी सेल्स, जितना आपने सेल्स किया, अब प्लस में आपका चेंज इन स्टॉक, कुछ पुराना माल पड़ा है तो वो, अब माइनस में आपका ये वाली वैल्यू। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला हो गया सेल्स। कभी कभी सेल्स क्या होता है आपको प्राइस और क्वांटिटी में दिया होगा, तो ये भी देख लेना सेल्स का फॉर्मूला क्या है, प्राइस इंटू में क्वांटिटी। बस इतना ही आसान है। अब देखो क्वेश्चन कितने होते हैं, 2 क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। देखो मैं थोड़ा सा जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि आसान है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब तो सबसे पहले हमें ढूंढना है वैल्यू ऑफ, हमें इससे निकलता है जीडीपी एट एमपी, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट, बस। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया, आपको दिया है क्या, देखो 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 क्वेश्चन में सेल्स दिया है ना, सेल्स दिया है और तो बताया था ना आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो सेल्स दिया है आपको 100, क्लोजिंग स्टॉक दिया है आपको 10, और ओपनिंग स्टॉक दिया है आपको 20। ये आपको हो गया चेंज इन स्टॉक का। और इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया है आपको 30। तो कितना आ गया जी 40, आपको ये आ गई वैल्यू 60 करोड़ जो है ये आपका आ गया जीडीपी। लेकिन हमें क्या निकालना है, एनडीपी एट एफसी। हम निकाल चुके हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस, माइनस करेंगे हम एनआईटी को क्योंकि हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। फिर हमें डोमेस्टिक तो डोमेस्टिक है, ग्रोस से जाना है नेट पे, तो ग्रोस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन को भी माइनस करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका 60 माइनस का एनआईटी, देखो एनआईटी नहीं दिया फिर से, एनआईटी का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। एनआईटी का फॉर्मूला क्या, इनडायरेक्ट टैक्स
माइनस में सब्सिडी, ब्रैकेट यूज करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स क्या आपको 5 दिया है और सब्सिडी 1 दी है, बहुत शानदार। और डेप्रिसिएशन कितना दिया है, 15 दिया है, माइनस कर दो तो 60 माइनस में 19 आपका आ जाएगा 41 करोड़। यार इतना ही आसान और सरल है करना, बस वही है कि आप प्रैक्टिस करो, कमेंट में आंसर दो, क्वेश्चन दो, मैं सॉल्व करूंगा। अब देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड ग्रॉस वैल्यू ऑफ, तो सबसे पहले हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, बहुत शानदार। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या, सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो सेल्स हमें दिया है 10,000, चेंज इन स्टॉक दिया है आपको कितना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग यानी कि 1,000 माइनस 800। तो ये हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया आपका 10,200 करोड़। एक सेकंड, क्लोजिंग स्टॉक दिया है आपको, अच्छा सॉरी मैंने आपको उल्टा ले लिया है, क्लोजिंग स्टॉक 800 है और ये जो है आपको 1000 है, तो ये हो गया आपको 9,800। अब निकालना है आपको GVA एट MP, बहुत शानदार, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में हमें क्या जोड़ना है, क्या जोड़ना है, जोड़ना नहीं है नालायक को, माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट 9,800 निकल चुका है, इंटरमीडिएट में मतलब क्या, देखो यहाँ पर दिया है आपको 200, होगा 9,600 करोड़। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे करते हैं थोड़े से जो एग्जाम में आते हैं 6 नंबर के, इजी तो नहीं है बट इसको हम करेंगे। देखो एग्जाम में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 6 नंबर क्वेश्चन ऐसा मिलता है। तो देखो हम करते हैं इसको, तो क्या कहना है कि आपको नेशनल इनकम निकालना है, यानी कि आपको NNP एट FC निकालना है, एक्सपेंडिचर मेथड से और इनकम मेथड से। और सबसे अच्छी बात पता है क्या इन क्वेश्चन की, कि आंसर सेम आता है, यानी कि आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ मेरा ठीक है। तो जिस भी मेथड पे आपको कमांड हो पहले वो मेथड करो, वैसे तो मेरे को तो दोनों पे है, तो हम पहले करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से। तो एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है हमारा, GDP एट मार्केट प्राइस। तो हमें 4 चीजें ढूंढनी है, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर ढूंढना है हमने नेट ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और फिर ढूंढना है मिक्स्ड इनकम। तो देखो प्राइवेट आपको दिया है 210, फिर आपको गवर्नमेंट का दिया है 50, और ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह नेट दिया है। देखो तो कोई नहीं, नेट दिया है तो हम क्या करेंगे, इस या तो आप 2 तरीके हैं, या तो ये चलो दूसरे तरीके से नहीं करते इसको, नेट 40 दिया आपको, 40 दिया इसको, लेकिन नेट दिया तो करने के लिए डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। देखो 25, चलो इसको यहाँ 25 ऐड कर दिया हमने, क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू दिया है, फिर से बता रहा हूँ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकाल, क्वेश्चन में नहीं दिया, आपको दिया है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर 25 डेप्रिसिएशन ऐड किया है। मिक्स्ड इनकम देखिए कहीं पर मिक्स्ड इनकम नेट एक्सपोर्ट, चौथा भी यहीं पे दे दिया, यानी कि ये माइनस की वैल्यू दिया है। देखते हैं कितना आ जाता है आपका, 40 90 10 325 में से काट दिया तो ये हो गया आपका 320। ठीक है, तो देख लेते हैं, थोड़ा गलती होगी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो अब हमें निकालना है NNP एट FC। तो हमें वही पहले हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए NIT को माइनस, फिर करना है हम लोगों ने
NFIA को ऐड, फिर हमें क्या करना है, ग्रोस से नेट पे जाना, तो डेप्रिसिएशन में से 3 चीज़ों को ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 320 NIT जो है, देखो फिर से NIT नहीं दिया तो NIT बोला क्या, इनडायरेक्ट माइनस सब्सिडी, तो इनडायरेक्ट 30 ब्रैकेट जो हमेशा लगाओ जब नहीं दिया, तो 30 माइनस का 5 NFIA ये कहीं देखो, NFIA फैक्टर इनकम फ्रॉम, अब ये नेट नहीं दिया ग्रो कुछ, तो यानी कि और चीज़ें ढूंढ लो, नहीं और कुछ नहीं दिया तो फिर ठीक है। तो इसी को फैक्टर इनकम ये हो गया आपका 3, क्या ही करिए यार, डेप्रिसिएशन 25, तो 320 माइनस 25 प्लस 3 माइनस 25, तो 25 25 50, 50 गया 320 में से 3 तो 270 और 3 277 करोड़ हमारा आंसर है, जो कि बिल्कुल ही सही है। अब इसको वेरीफाई करना है, तो अब हम करेंगे इसको बाय द इनकम मेथड। इनकम मेथड से निकालने के लिए हम 4 फैक्टर को जोड़ते हैं, जिससे हमारा NDPAT फैक्टर कॉस्ट निकलता है। तो सबसे पहले वेजेस एंड सैलरी और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, COE कंपनसेशन एम्प्लॉइज यानी कि 170 प्लस में आपका 10, फिर हमें चुनना प्रॉफिट इंटरेस्ट एंड रेंट, तो प्रॉफिट रेंट और इंटरेस्ट, प्रॉफिट इंटरेस्ट एंड रेंट, और रॉयल्टी दिया है क्वेश्चन में तो ध्यान से देखना, रॉयल्टी भी ऐड होगी कि रेंट और रॉयल्टी एक ही चीज होती है। तो प्रॉफिट आपका है 45, इंटरेस्ट आपका है 20, रेंट है आपका 10 और रॉयल्टी है आपकी 15। ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। देखो ऑपरेटिंग सरप्लस हमने कैसे निकाला है, प्रॉफिट इंटरेस्ट और रेंट और रॉयल्टी। अब हमें ढूंढना है मिक्स्ड इनकम, तो मिक्स्ड इनकम दिया है क्या क्वेश्चन में, मिक्स्ड इनकम नहीं दिया हुआ है, तो बहुत अच्छा, कोई नहीं, इसी को हम लिख देते हैं, इसको हम जीरो मान लेते हैं। तो 180, 170, 180, 200, 245, 45, 50, 260, 270, 270 आ गया आपका NDPAT फैक्टर कॉस्ट। हमें निकालना है NNPAT फैक्टर कॉस्ट, तो आपका हो गया 270 आपका NDPAT फैक्टर कॉस्ट, और हमें इसमें NFIA को ऐड कर देंगे जो कि 3 है, तो ये हमारा 270 प्लस 3 यानी कि 273 करोड़ आपका आंसर। देखो दोनों आंसर क्या है हमारा सेम है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कई होते हैं कि इसी में सारा काम कर देते हैं, तो उतने आप पहले आप प्रैक्टिस कर लोगे, जब आपको कमांड आ जाएगा तो आप ऐसे कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन और करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले पूरा शुरू से लेकर एंड तक। कैलकुलेट NNPAT मार्केट प्राइस। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, NNPAT मार्केट प्राइस बाय प्रोडक्ट मेथड, बाय इनकम मेथड। तो पहले हम करते हैं प्रोडक्ट मेथड से। प्रोडक्ट मतलब वैल्यू एडेड मेथड की बात कर रहा है, बताया था ना दूसरा नाम, GDPAT MP निकलते हैं इस मेथड से। तो हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट गुड्स, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है आपका, देखो ये, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, तीनों सेक्टर से, प्राइमरी सेकेंडरी तो टर्सरी, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट तीनों को जोड़ के निकलेगा आपको 1900 700 माइनस में इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट आपका देखो तीनों सेक्टर का ये 5 4 9 3 1200, तो कितना हो गया जी 19 मतलब 26 में से 1200 घटाओ देगा तो आपका आ जाएगा 2400, नहीं सॉरी 1400। हमें निकालना है NNPAT फैक्टर कॉस्ट। तो आप GDPAT देखो रट गया होगा, अब तो NIT माइनस करेंगे, NFIA ऐड करेंगे और डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, तो ये हो गया 1400 करोड़ माइनस में NIT आपको 10 दिया हुआ है,
NFIA आपको नेट फैक्टरिंग का फॉर्मूला आपको माइनस का 20 दिया है और डेप्रिसिएशन आपको 40 दिया है। तो 1400 में से -10 -20 -40, 40 और 20 60 और 10 70, तो 1330 करोड़। अब हम इसको निकाल लेंगे इनकम मेथड से। इनकम मेथड से हमें क्या निकल के आता है NDP एट फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले एम्प्लॉय क्या कह दिया, ये एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो हमें सबसे पहले कंपनसेशन एम्प्लॉइज में ढूंढना होता है। सैलरी वेजेस, तो सैलरी वेजेस कहीं दिया नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दिया है, तो ये हो गया एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 400। फिर हमें ऑपरेटिंग सरप्लस ढूंढना, जो कि डायरेक्ट हमें दिया है। अब जब ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया तो हमें रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें रेंट पूरा ही, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस निकलता है कैसे, प्रॉफिट, रेंट और इंटरेस्ट को जोड़ के। ठीक है बच्चों, अब हमें ढूंढना है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम भी आपको दिया है, देखो यहाँ पर 650 करोड़। तो कितना आ गया, 4 3 7 6 1350। और हमें निकालना है NNP एट फैक्टर कॉस्ट, NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस में NFIA। तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट कितना है, 1350। अब NFIA आपको दिया -20, तो यानी कि होगा 1330 करोड़ आंसर। देखो दोनों मेथड से आंसर सेम आया, यानी कि हमारा आंसर ठीक है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, आंसर होगा 1330 करोड़। तो इस तरीके से हमारा कैलकुलेशन वाला पोर्शन नेशनल इनकम का कंप्लीट करना है, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको कोई डाउट अभी भी रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। और इसकी जो PDF है मैं आपको नीचे मेरे यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको टेलीग्राम मेरे ग्रुप पर मिल जाएगा। तो प्लीज़, और इसमें इस वीडियो को जितने लोगों तक पहुँचाइए ताकि किसी की हेल्प हो सके। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।